आज हम इतिहास की उन परतों को कुरेदने वाले हैं जो जो अक्सर बड़ी बड़ी किताबों में नहीं मिलती। हम बात करेंगे उन कहानियों की जो आप कह सकते हैं पुराने संदूकों में बंद खतों में या धूल भरी तस्वीरों में दफन हो जाती हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा विषय भी कुछ ऐसा ही है। बंटवारे के दौर में जो कम्युनिकेशन लाइंस टूट गई थी, हाँ। और उनकी वजह से जो अधूरी कहानियां रह गई, उनको जिंदा रखने की कोशिश। तो इसके लिए हमारे पास सोर्सेज क्या क्या है? देखिए, हमारे पास कई दिलचस्प चीजें हैं। एक तो एक इतिहासकार की किताब है जो खास तौर पर 1947 में डाक व्यवस्था के चरमराने पर ही लिखी गई है। अच्छा। दूसरा, उस दौर के कुछ असल खतों का एक कलेक्शन है, और इन सबको एक साथ पिरोने के लिए हमारे पास एक कहानी का अंश भी है। एक केस स्टडी की तरह। हाँ बिल्कुल, एक केस स्टडी की तरह। ये कहानी है ललिता नाम की एक लड़की की, जो अनजाने में ही इतिहास का एक ऐसा भूला हुआ पन्ना खोल देती है। हाँ, और ललिता को उसके गांव में एक बड़ा दिलचस्प नाम मिला है, खुद्दार। खुद्दार। हाँ, और यहाँ खुद्दार का मतलब सिर्फ जिद्दी नहीं है ना, इसका मतलब है वो इंसान जो अपने अतीत, अपनी विरासत को जानने की एक गहरी जिम्मेदारी महसूस करता है। अच्छा, तो ये एक पॉजिटिव टर्म है। बिल्कुल। तो चलिए ललिता की इसी खुददारी के साथ अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। तो होता यूं है कि ललिता अपने पुराने घर की एक खिड़की साफ कर रही होती है और उसे लकड़ी के चौखटे में फंसा एक पुराना पीला पड़ चुका खत मिलता है। और वो खत सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, वो एक टाइम कैप्सूल है ना। सही कहा। उस पे तारीख है अगस्त 1947, मतलब वो वक्त जब मुल्क का नक्शा बदल रहा था, और साथ में लाखों लोगों की किस्मत की लकीरें भी। हाँ, और खत एक सैनिक का है, वो सरहद पर जा रहा है और अपनी प्रेमिका से लौट कर आने का वादा कर रहा है। उफ। ये पढ़ते ही ललिता उस कहानी में जैसे खिंच जाती है। उसके मन में वही सवाल उठते हैं जो शायद हम सबके मन में उठते कि क्या वो सैनिक लौटा? क्या ये खत कभी उस लड़की तक पहुंचा भी? बिल्कुल। ये सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं थी, एक बेचैनी थी। उसे लगा जैसे उस अधूरे वादे को पूरा करने की जिम्मेदारी अब उसकी है। और यहीं से हमारी पहली कड़ी शुरू होती है कि कैसे कोई एक चीज, कोई ऑब्जेक्ट इतिहास का दरवाजा बन जाता है। हाँ। ललिता के लिए वो खत एक दरवाजा था। हमारे पास एक सोर्स है, द मटीरियल कल्चर ऑफ मेमोरी पर एक अकादमिक पेपर। वो इसी बात पर जोर देता है। क्या कहता है वो? वो कहते हैं कि इतिहास सिर्फ घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि उन चीजों में भी जिंदा रहता है जिन्हें लोगों ने छुआ है, महसूस किया है। जैसे एक खत, एक टूटी चूड़ी, हाँ, या एक पुराना कपड़ा, ये सब गवाह है। बिल्कुल। और ललिता अपनी खुददारी के चलते चुप नहीं बैठती। वो गांव के बुजुर्गों से पूछती है, लेकिन 70 साल बहुत लंबा अरसा होता है। यादें धुंधली हो जाती हैं। हाँ, यादें धुंधली हो चुकी थी। चेहरे, नाम सब आपस में मिल चुके थे। किसी को कुछ ठीक से याद नहीं था। अब सवाल ये था कि जब इंसानी याददाश्त जवाब दे जाए, तो आप एक 70 साल पुराने खत का सिरा कहाँ से पकड़ेंगे? तब आप उस सिस्टम के पास जाते हैं जिसे उस खत को पहुंचाना था। पोस्ट ऑफिस। हाँ, और यहीं से कहानी का दायरा एक गांव से निकलकर उस दौर की राष्ट्रीय उथल पुथल से जुड़ जाता है। सही। ललिता पहुंचती है गांव के पुराने पोस्ट ऑफिस, जो अब खुद किसी गुजरे जमाने की निशानी लगता है। वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े पोस्टमैन से होती है जो अब रिटायर हो चुका है, और वो उसे एक ऐसी जानकारी देता है जो ललिता की पूरी खोज को एक नई दिशा दे देती है। वो बताता है कि 1947 के उन महीनों में हजारों खत लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गए थे। लॉस्ट इन ट्रांजिट? और यहीं पर हमारी दूसरी सोर्स, जो पार्टीशन के दौरान पोस्टल सर्विस पे लिखी गई किताब है, वो तस्वीर को और साफ करती है। क्या हुआ था असल में? किताब के मुताबिक ये सिर्फ अव्यवस्था नहीं थी, ये एक पूरा कोलैप्स था। मतलब पूरा ढांचा ही चरमरा गया था। कोलैप्स? हाँ, ट्रेनें जो डाक का सबसे बड़ा जरिया थी, उनमें इंसानों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि चिट्ठियों की बोरियों के लिए जगह ही नहीं थी। कई डाकघरों में आग लगा दी गई, पोस्टमैन एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले गए। मतलब एक खत का खो जाना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उस दौर का सच था। बिल्कुल। वो पोस्टमैन बताता है कि पंजाब और बंगाल में तो हालत ये थी कि डाकघरों में चिट्ठियों के पहाड़ लग गए थे, और उन्हें कहाँ भेजना है किसी को पता नहीं था, क्योंकि पते बदल गए थे। हाँ, कई खतों पर लिखे पते अब एक दूसरे मुल्क का हिस्सा बन चुके थे।
बाप रे। और ये जानकारी ये कहानी को एक पर्सनल ट्रेजेडी से निकालकर एक ऐतिहासिक ट्रेजेडी बना देती है। सही बात है। वो एक खत अब उन लाखों अनकहे अलविदों, उन लाखों अधूरे वादों का प्रतीक बन जाता है जो उस बंटवारे की भेंट चढ़ गए। सरकार ने कुछ किया नहीं उस वक्त? सरकार ने रेफ्यूजी मेल सर्विसेज जैसी कुछ कोशिशें जरूर की थी, लेकिन वो शहरों तक ही सीमित थी। ललिता के गांव जैसे दूर दराज के इलाकों तक वो कभी पहुंची ही नहीं। ये जानना कि वो खत शायद कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकता था, ये बात ललिता को और बेचैन कर देती है। अब उसकी खोज सिर्फ एक प्रेम कहानी को जानने की नहीं रह जाती, अब ये उस दौर की एक सच्चाई को समझने की कोशिश बन जाती है। बिल्कुल। उसे लगता है कि अगर लोगों की यादें धुंधली हो गई हैं, तो शायद जगहों की यादें अभी भी ताजा हों। और यहीं से वो आर्काइव्स और दस्तावेजों से बाहर निकलकर जमीन पर उतरती है। वो उन जगहों को ढूंढना शुरू करती है जो इस कहानी की गवाह हो सकती हैं। जैसे कि गांव के बाहर का एक पुराना कुआं। समाज शास्त्र में हम इन्हें साइट्स ऑफ मेमोरी कहते हैं। साइट्स ऑफ मेमोरी? हाँ, मतलब ऐसी जगह जो सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होती, बल्कि जहाँ कम्युनिटी की मतलब समाज की यादें जुड़ी होती हैं। कुआं, मंदिर, पुराना बरगद का पेड़। और उसी कुएं के पास, जैसे किस्मत ने ही ये मुलाकात तय की हो, ललिता को एक बुजुर्ग औरत मिलती है। अच्छा। बातों बातों में जब ललिता उस खत का जिक्र करती है तो उस औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। और फिर एक राज खुलता है, एक ऐसा राज जो 70 सालों से उसी कुएं के पानी की तरह गहरा और खामोश था। कौन थी वो औरत? वो औरत उस खत लिखने वाले सैनिक की बहन थी। अरे वाह, मतलब अब तक ललिता इतिहास के टुकड़े जोड़ रही थी, पर अब उसे इतिहास का एक जीता जागता गवाह मिल गया था। ओरल हिस्ट्री, मौखिक इतिहास, ये अक्सर लिखित दस्तावेजों से ज्यादा ताकतवर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें भावनाएं होती हैं, दर्द होता है, वो बारीकियां होती हैं जो सरकारी फाइलों में कभी दर्ज नहीं होती। सही। तो वो बुजुर्ग औरत बताती है कि उसका भाई, वो सैनिक, जंग से कभी वापस नहीं लौटा। वादा अधूरा रह गया। हाँ, कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, है ना, एक दुखद अंत के साथ। बिल्कुल। लेकिन असल मोड़ तो अब आता है। वो औरत बताती है कि सैनिक की प्रेमिका ने भी एक जवाबी खत लिखा था। अच्छा। एक ऐसा खत जो सैनिक तक कभी नहीं पहुंच सका। 2 अधूरे खत, मतलब एक संवाद जो कभी शुरू ही नहीं हो पाया। हाँ, ये उस दौर के कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन का सबसे दर्दनाक उदाहरण है। एक खत जो भेजा गया पर मिला नहीं, और दूसरा जो लिखा गया पर शायद भेजा ही नहीं जा सका, क्योंकि भेजने का कोई जरिया ही नहीं बचा था। और ललिता क्या करती है? ललिता अपनी खुददार आदत से मजबूर उस औरत से पूछकर उस दूसरे खत को भी ढूंढ निकालती है। कहाँ से? वो खत उस प्रेमिका के पुराने संदूक में उसकी शादी के जोड़े के नीचे दबा हुआ मिलता है। अब ललिता के हाथों में उस अधूरी प्रेम कहानी के दोनों हिस्से थे, सैनिक का वादा और प्रेमिका का जवाब। हाँ, और उस दूसरे खत में लिखी एक पंक्ति वो इस पूरी कहानी का मतलब ही बदल देती है। ऐसी क्या पंक्ति थी वो? उस लड़की ने लिखा था, मैं इज्जत से इतराऊंगी तुम्हारे लिए। मैं इज्जत से इतराऊंगी तुम्हारे लिए। वाह। ये सिर्फ इंतजार नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इंतजार करूंगी मैं एक उम्मीद है, एक आस है ना? लेकिन इज्जत से इतराऊंगी मैं, इसमें एक फैसला है, एक संकल्प है। बिल्कुल। ये कह रहा है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारी इज्जत बनकर जीऊंगी। वाह। मेरे चरित्र से, मेरे वजूद से तुम्हारा नाम रोशन होगा, चाहे तुम लौटो या ना लौटो। वाह। ये प्यार को एक जिम्मेदारी और सम्मान के उस स्तर पर ले जाता है जहां शारीरिक मौजूदगी बेमानी हो जाती है। बिल्कुल। उस एक पंक्ति ने जैसे ललिता को अंदर तक हिला दिया। उसे समझ आया कि ये हार या बिछड़ने की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे प्यार की कहानी है जो हालात से, सरहदों से और यहाँ तक कि मौत से भी नहीं हारा। अब उसके पास ये 2 खत थे, एक कहानी के 2 टुकड़े जो 70 साल से एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। ललिता को एहसास हुआ कि इनकी जगह किसी बंद संदूक में नहीं है, और यहाँ ललिता एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाती है, एक ऐसा कदम जो एक व्यक्ति की खोज को एक सामूहिक विरासत में बदल देता है। वो क्या करती है? वो उन दोनों खतों को लेकर गांव के चौक पर बने एक छोटे से स्मारक पर रख देती है। स्मारक? हाँ, वो स्मारक शायद उन गुमनाम शहीदों के लिए बना था जिनका गांव से कोई ताल्लुक भी नहीं था। लेकिन ललिता के इस कदम के बाद वो बदल गया।
वो अब सिर्फ पत्थर का एक ढांचा नहीं रहा। उसने एक निजी कहानी को, दो लोगों के निजी दर्द और प्यार को सार्वजनिक याददाश्त का हिस्सा बना दिया। हाँ, अब वो स्मारक उस सैनिक और उसकी प्रेमिका की अमर प्रेम कहानी का प्रतीक बन गया। फ्रांसीसी इतिहासकार प्यारे नोरा इसे लियो द मेमोआर कहते हैं, यानी स्मृति स्थल। स्मृति स्थल। कोई भी जगह स्मृति स्थल तब बनती है जब समाज उससे कोई कहानी, कोई याद जोड़ देता है। ललिता ने अनजाने में यही किया। उसने एक बेजान स्मारक में जान डाल दी। अब वो गांव के लिए सिर्फ एक शहीद स्मारक नहीं, बल्कि एक प्रेम स्मारक भी है। बिल्कुल, एक ऐसी जगह जहां लोग आकर उस अधूरे संवाद को याद करते हैं जो अब हमेशा के लिए पूरा हो गया है। कहानी के मुताबिक आज भी उस गांव के लोग उस स्मारक पर आते हैं, उन खतों की कहानी सुनाते हैं और उस प्यार को महसूस करते हैं। ललिता ने सिर्फ एक राज नहीं खोला, उसने एक विरासत को जन्म दिया। हाँ, ये सब अनुभव करने के बाद ललिता के मन में एक गहरा सवाल उठता है, क्या प्यार सच में खत्म होता है? और मुझे लगता है कि कहानी इसका जवाब भी देती है। कैसे? देखिए, जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, जैसे उस सैनिक की हुई। वादे टूट सकते हैं, जैसे उसका लौटने का वादा टूटा, लेकिन कहानी जिंदा रह सकती है अगर उसे कहने वाला कोई हो। बिल्कुल, ललिता उस कहानी को कहने वाली बन गई। वो दो खत जो अब उस स्मारक पर हैं, वो उस प्यार के जिंदा होने का सबूत हैं। प्यार अब उस कहानी में जिंदा है, गांव के लोगों की यादों में जिंदा है। तो ये थी धूल में लिपटे एक खत से शुरू हुई हमारी पड़ताल। एक ऐसी यात्रा जो हमें 1947 के डाकघरों की अफरा तफरी से लेकर एक गांव के स्मारक तक ले गई। ये कहानी हमें बताती है कि इतिहास सिर्फ म्यूजियम की ठंडी अलमारियों में नहीं, बल्कि हमारे घरों के गर्म कोनों में भी सांस लेता है। और ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि हमारे चारों ओर ऐसी कितनी अनकही कहानियां हैं। सही बात है। पुराने संदूकों में, दादी नानी की बातों में, उन जगहों पर जहां से हम रोज गुजरते हैं। शायद वो सब कहानियां बस किसी ललिता जैसी खुददार का इंतजार कर रही हैं कि कोई आए, उन पर पड़ी धूल हटाए और उन्हें सुने। बिल्कुल। उसने उन दो अधूरे संवादों को मिलाकर एक ऐसी कहानी बना दी जो अब उस गांव की लोक कथा का हिस्सा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाएगी। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास कोई दूर की इम्पर्सनल घटना नहीं है। ये बहुत ही व्यक्तिगत कहानियों, प्यार, जुदाई और यादों का एक कलेक्शन है। ललिता की इस केस स्टडी ने बंटवारे जैसे बड़े उथल पुथल भरे इतिहास को एक पर अंत में एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर हमारे आसपास की बेजान चीजें, कोई पुराना खत, कोई टूटी हुई घड़ी या कोई पुरानी कुर्सी, अगर वो अपनी कहानियां सुना सकती, तो हमें अपने ही इतिहास और अपनी दुनिया के बारे में क्या कुछ नया और अनसुना पता चलता।